जा रही है बेटा? चेक करो, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है? सही है, चेक कर लो। ठीक है, आज बेटा बायोडाइवर्सिटी का लास्ट लेक्चर है और आपका एक तरीके से सिलेबस एंड हो जाएगा। जो एक आध टॉपिक है उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने कहा था, वो टिश्यू कल्चर भी मुझे कराना है, वो मैं करा दूंगा आपको। उसका रिकॉर्डेड सेशन होगा, 40-40 मिनट के 2 छोटे सेशन है वो, है ना? ठीक है, आज इसको फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है बेटा, जो मैं फील कर पा रहा हूं, अब यहां से आपको पता है कितना टाइम रह गया, 60 दिन। कितना कर सकते हो? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ओवर नहीं करने लगना। ओवर नहीं करने का मतलब क्या होता है कि जो इजी चैप्टर है ना, उसकी एनसीईआरटी कर लो, डीपीपी कर लो और पीवाईक्यू कर लो, बहुत है। लेकिन जो बड़े चैप्टर है, जैसे फोटोसिंथेसिस, आपका ये वाला मॉलिक्यूलर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, इनकी आपको बेटा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो उनके ज्यादा क्वेश्चन करो और टारगेट रखो कि डेली एक बायो का चैप्टर जरूर रिवाइज कर रहे हो। मैंने इस वीक में आपको काम दिया था, आपने सेल करना है, सेल साइकिल करना है और उसके साथ बायोमोलिक्यूल करना है। मैं उसकी वर्कशीट आपको दूंगा। उसके अलावा पूरी इकोलॉजी आपको करनी है और जो आपका टेस्ट होगा ना बैच का, उसमें इकोलॉजी ही आएगी पूरी। यस, ठीक है बेटा? यस, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आवाज आ रही है? वॉइस मिसमैच है? मैं एक बार जरा वो कर देता हूं बेटा, एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूं, वॉइस देख लेना, थोड़ा सा ऐप में रहता है। जल्दी से देखो, जल्दी देखो फटाफट से, जल्दी देख लो एक बार फटाफट से, है ना? यस, आवाज आ रही है? यस, रिवीजन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बताएंगे। पहले एक बार आज का सिलेबस से फिनिश करते हैं चीजें, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस फिनिश करते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है? यस, 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 सब ठीक है? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमने जो लिया है बेटा, वो टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं तो टॉपिक का नाम हमारे पास क्या, छोटे छोटे टॉपिक हैं आज के। तो एक टॉपिक में मेरे पास इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस है। ठीक है, फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फिर कंजर्वेशन है। आज इन टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, एकदम इसको पढ़ते हुए चलेंगे बेटा। और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस सर। तो चलिए आ जाते हैं, चीजों को समझते हैं और चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको चलते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यस, थोड़ा सा चैट को प्राइवेट करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, क्लास है बेटा मेरी। अरे क्लास बाद में, इसको ले जाओ पहले, अभी बाद में, बाद में। ठीक है, हाँ आ जाओ, स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा बायोडाइवर्सिटी क्या करती है। जैसे मैं आप, अगर देखो ये सवाल है आपके बेटा, मिलवाएंगे बाद में, अभी नहीं। ये कुछ सवाल है जिनके जवाब आपको खोजने हैं। जीवन में ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको खोजने होते हैं और इन जवाबों को खोजने के लिए अभी 2 महीने हैं जिसके जवाब आप खोज पाएंगे। अब पूरा फोकस मेरी तरफ रखो और चीजों को सुनो। सबसे पहले मैं कहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि यार एक फॉरेस्ट है जिसमें 100 स्पीशीज हैं, एक फॉरेस्ट है जिसमें 200 स्पीशीज है, तो बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली क्या करती है, मतलब क्या है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये व्यू है, ऐसा उनका मानना है
कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। तो मैं अगर आपको टॉपिक लिख रहा हूं कि व्हाट बायोडाइवर्सिटी डू, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मोर इज बायोडाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतना हमारे पास क्या है, उतना स्टेबल हमारे पास क्या है, स्टेबल इज इकोसिस्टम। उतना ज्यादा इकोसिस्टम हमारे पास स्टेबल है। इस बात में कोई डाउट है? जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतना इकोसिस्टम हमारे पास क्या है बेटा, स्टेबल है। अब यहां पर स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम का क्या मतलब है, यह हमें देखना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, वो हमें देखना है, वो हमें देखना है। पहली चीज जो हम समझ पाते हैं उसका मतलब है कि स्टेबल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। स्टेबल इकोसिस्टम की क्या ज्यादा होती है? प्रोडक्टिविटी। क्या ज्यादा है बेटा? प्रोडक्टिविटी मोर है। यस। दूसरा क्या होता है कि इट इज रेजिलियंट। रेजिलियंट क्या होता है बच्चे, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं कि यार जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी रिलेट होती है प्रोडक्टिविटी से। स्टेबिलिटी का यहां मीनिंग ये है कि इकोसिस्टम रेजिलियंट होगा या रेजिस्टेंट होगा इंटरनल डिस्टरबेंस, चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूं। कई बार क्या होता है बेटा, कोई खास तरह के प्लांट्स मर जाते हैं इकोसिस्टम में, पर उस पर डिपेंड जो एनिमल्स हैं वो कोई दूसरा प्लांट खा लेगा। तो इसका मतलब एक इंटरनल डिस्टरबेंस हुई इकोसिस्टम में पर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मान लो बहुत कम डाइवर्सिटी होती तो अगर उस प्लांट पर जो एनिमल डिपेंड है वो भी मर जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर यही कह रहे हैं, रेजिलियंट और रेजिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस का क्या मतलब होता है? इंटरनली कुछ चल रहा है इकोसिस्टम में अंदरूनी, चाहे वो मैन मेड हो, मतलब ह्यूमन ने किया हो, या नेचुरल हो। मतलब वहां पर रहते हुए, जैसे किसी इकोसिस्टम में रहते हुए ह्यूमन ने कुछ कर दिया, या इंटरनली कुछ हो गया नेचुरली, इससे रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या होगा बेटा? स्टेबल इकोसिस्टम। स्टेबल इकोसिस्टम इज नॉट stable ecosystem is not prone to या affected by alien species invasion। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि स्टेबल इकोसिस्टम, मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। यहां स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी स्टेबिलिटी है उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। दूसरा हम ये बोलते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो बाहर से कोई नई स्पीशीज आ जाए, उसे कहते हैं एलियन इन्वेजन, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंस लाइक फॉरेस्ट फायर या ड्रॉट या मैन मेड कुछ हो, उनका फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इकोसिस्टम का क्या हो, सॉरी, ये क्या किसका रोल हो गया? ये हो गया बायोडाइवर्सिटी का रोल। अब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो इस बात को प्रूव करते हैं। उनमें से एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है डेविड टिलमैन का, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अरे यार ये एक्सपेरिमेंट था क्या, जरा समझते हैं। देखो एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिख रखी है, मैं अपने तरीके से डायग्राम से समझाता हूं। मान लो हम दो प्लॉट ले लेते हैं। प्लॉट का मतलब होता है एरिया। ये प्लॉट ए है, ये प्लॉट बी है। यस और नो? इसमें मान लो 100 स्पीशीज हैं। यस, स्पीशीज हैं। इसमें मान लो 200 स्पीशीज हैं। यस। अब देखना जरा, मेरी बात सुनो। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ मैं ईयर भी लिखूंगा। प्रोडक्टिविटी लिख रहा हूं 2000 मान लो 16 में प्रोडक्टिविटी थी, मान लेते हैं 30। 2017 में प्रोडक्टिविटी थी इसकी मेरे पास, मैंने यहां लिख दी 50, और 2018 में प्रोडक्टिविटी आ गई 10। यहां 2016 में प्रोडक्टिविटी थी 40,
2017 में प्रोडक्टिविटी थी 42, 2018 में प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं 45। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जिस प्लॉट में ज्यादा स्पीशीज हैं, ये प्लॉट विद मोर नंबर ऑफ स्पीशीज शो लीस्ट एनुअल वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। डेविड टिलमैन ने बताया कि जितनी बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, और जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी लीस्ट वेरिएशन होगी। तो हम लिख सकते हैं प्लॉट विद मोर बायोडाइवर्सिटी, प्लॉट विद मोर बायोडाइवर्सिटी शो लीस्ट वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी। एनुअल प्रोडक्टिविटी, क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है बेटा? देख लो एक बार, देख लो मेरी बात समझे, प्लॉट समझ में आ रहा है? देख इधर, देख समझ, देख प्रोडक्टिविटी वाली बात हमने कर ली। अब सुनियो ध्यान से, इधर देख ध्यान से, ये देख, ये प्लॉट ए है, ये प्रोडक्टिविटी दे रखी है, ये ज्यादा वेरिएशन है, यहां पर वेरिएशन समझ में आ रहा है? ज्यादा वेरिएशन है, और यहां पर क्या है? लीस्ट वेरिएशन है। ये क्या है? लीस्ट वेरिएशन। मेरी बात समझ में आ रही है? लीस्ट वेरिएशन है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस यस, समझ में आ रहा है? तो देख ले बच्चे, ये देख ले। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी। तो अपने दिमाग में डेविड टिलमैन का एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट, लार्ज साइज प्लॉट एक्सपेरिमेंट याद कर लो। डेविड टिलमैन ने कहा था जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना कम वेरिएशन होगी प्रोडक्टिविटी में, लीस्ट एनुअल वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। ये अगर आपको बात समझ में आ रही है, ये एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझ में आ जाएगी। लीस्ट वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब एक और एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक और साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम है पॉल एरलिच। मैं फिर बोल रहा हूं, इस चैप्टर से साइंटिस्ट आ सकते हैं, बाद में मत बोलना मैंने कहा नहीं था। यार ये पॉल एरलिच ने क्या किया, उनसे पूछा गया कि मान लो एंड्स क्या होता है? चींटियां। एंड्स की मेरे पास 20,000 स्पीशीज हैं, उनमें से अगर 5,000 एक्सटिंक्ट कर जाएं, ठीक है, एंड्स में 20,000 स्पीशीज हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट पूछा गया, इफेक्ट बताइए क्या है हमारे पास? इफेक्ट बताना है, समझ लो ध्यान से। तो एंड्स में हमारे पास 20,000 स्पीशीज हैं और उसमें से 5,000 एक्सटिंक्ट कर जाएं, तो हमारे पास, ध्यान से सुने, हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से सुने, वो हम समझना चाह रहे हैं, तो उसको हम समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना ये सारी चीजें। मैं जो बातें बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, एक साइंटिस्ट थे पॉल एलरिच, उन्होंने क्या किया, एक एनालॉजी दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयरप्लेन को यूज किया एज एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी फॉर इकोसिस्टम।
उन्होंने क्या क्या बात बोली है, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला, ध्यान सुनेंगे, उन्होंने बोला कि यार देखो, ध्यान से सुनना क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि जैसे मेरे पास जो एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन में मान लो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। जब पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रिवेट, रिवेट क्या होता है बेटा, बोल्ट्स वगैरह होते हैं। रिवेट क्या होता है, बोल्ट्स होते हैं जिनसे पार्ट्स अटैच होते हैं। पार्ट्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मेरी बात अगर आप समझ पाओ तो आपको इजीली समझ में आएगा, मैं समझा देता हूं। पहले देखो, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पॉल एलरिच। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं ये फालतू क्वेश्चन का जवाब जो है, जो आप पूछ रहे हो मेरे से कि यार 20,000 चींटियों की स्पीशीज थी, 5,000 मर गई, 15,000 बच गई, क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा। पॉल एलरिच ने कहा मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देता हूं, मैं आपको एक एनालॉजी, एनालॉजी मतलब होता है समानता के थ्रू समझा देता हूं। तो पॉल एलरिच ने कहा कि यार मान लो जो एयरप्लेन है उसको इकोसिस्टम के पैरेलल मान लो, और उसमें जो पैसेंजर हैं वो क्या कर रहे हैं, जब घर जा रहे हैं तो एयरप्लेन के रिवेट, रिवेट का मतलब होता है बोल्ट्स, नट बोल्ट जो होता है ना, बोल्ट्स जिससे उसके पार्ट लगे हुए हैं, उसे निकाल के ले जा रहे हैं। कोई उसमें से सीट निकाल के ले जा रहा है, कोई उसमें से कोई और पार्ट निकाल के ले जा रहा है, ऐसे ऐसे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे एयरप्लेन वीक होता जा रहा है। हमें नहीं पता कौन सा पार्ट क्या काम करता है, लेकिन धीरे धीरे एयरप्लेन क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। और अभी कभी किसी पैसेंजर ने उसके विंग्स निकाल लिए तो एयरप्लेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, खतरे में आ जाएगा। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि रिवेट, रिवेट को वो टेक बैक होम, वो कहां ले गए, घर ले गए। वो रिवेट को कहां ले गए, घर ले गए। तो एयरप्लेन में पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, वो रिवेट को कहां ले गए हैं, रिवेट को घर ले गए हैं। रिवेट को कहां ले गए हैं, घर ले गए। उससे क्या हुआ है बेटा, उससे क्या हुआ है, प्लेन जो होगा, प्लेन स्लोली, धीरे धीरे वीक हो जाएगा। और अगर उसके विंग्स, विंग्स रिमूव हो जाएंगे तो वो क्रिटिकली खतरे में आ जाएगा। क्रिटिकली क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, एंडेंजर्ड हो जाएगा। क्रिटिकली क्या हो जाएगा, वो एंडेंजर्ड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्रिटिकली वो क्या हो जाएगा, एंडेंजर्ड हो जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि एयरप्लेन जो होता है उसको किससे सिमिलर बोला गया है। एयरप्लेन सिमिलर टू इकोसिस्टम है, यस और नो? यस। जो मेरे पास पार्ट्स हैं, पार्ट्स हैं प्लेन के, वो किसके थ्रू हैं, किसके सिमिलर है, वो सिमिलर है स्पीशीज से। यस। अब यहां पर लिख रहे हैं पॉपिंग, पॉपिंग ऑफ रिवेट। पॉपिंग क्या होता है, निकालना। पॉपिंग ऑफ रिवेट, रिवेट निकालने को क्या मतलब हो गया, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। यस। मैंने यहां पर लिखा फ्लाइट सेफ्टी। फ्लाइट सेफ्टी का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। और यहां पर मैंने विंग्स जो लिखे वो किससे सिमिलर है, कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज। अब ये क्या होती है बेटा, सुन ध्यान से, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? जैसे इसका एग्जांपल फिग है। फिग में एट दैट टाइम फ्रूट होते हैं जब कभी किसी पे फ्रूट नहीं है। व्हेन नो ट्री हैव फ्रूट, मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं। देखो, साइंटिस्ट का नाम है पॉल एलरिच, स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि इस फालतू सवाल का, इस वाले फालतू सवाल का मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, मैं एक एनालॉजी बताऊंगा, समानता बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जो एयरप्लेन होता है उसमें जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं वो धीरे धीरे एक पार्ट को निकालकर घर ले जाएं। प्लेन धीरे धीरे क्या होगा, वीक हो जाएगा। वीक समझ में आता है, वीक हो जाएगा, फ्लाइट सेफ्टी डिक्रीज हो जाएगी, फ्लाइट की सेफ्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने विंग्स भी रिमूव किए।
तो हम यहां पर ये देख रहे हैं बेटा कि उन्होंने एयरप्लेन को किसके समान माना, इकोसिस्टम के। पॉपिंग, पॉपिंग का मतलब पार्ट्स निकाल के ले जाना, मतलब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिसमें उस समय, मान लो एक एग्जांपल है फिग, फिग किसे कहते हैं, अंजीर। अंजीर के पेड़ पर उस वक्त फ्रूट्स होते हैं जब किसी ट्री पर फ्रूट्स नहीं है। उससे क्या फायदा होगा, उससे वो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स उस वक्त बच जाएंगे जिंदा, नहीं तो मर जाते। ऐसी स्पीशीज को कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। उसको किसके सिमिलर माना, विंग्स के। स्टेबिलिटी ऑफ एयरप्लेन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर है, क्लियर है। यही है, एनसीईआरटी ने लिखा है नो सच आंसर टू नेवी। नेवी का मतलब होता है फालतू या नया, कि अगर 20,000 से 5,000 एक्सटिंक्ट हो गई तो उससे फर्क क्या पड़ा। ऐसे नए क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, इनडायरेक्ट आंसर दिया। ये समझ में आया, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। व्हाट इज रिवेट, वो नट बोल्ट जिससे कोई पार्ट अटैच है। पॉपिंग मतलब पॉपर, पॉपर मतलब निकालना, हाइपोथेसिस। समझ में आ गया। कीस्टोन बेटा, कीस्टोन का मतलब होता है, यस, कीस्टोन का मतलब होता है बेटा, अगेन समझाओ। रेनुमा बच्चे सो रहे थे क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। हमसे पूछा गया है कि इकोसिस्टम में अगर 20,000 एंड्स हैं तो 5,000 मर जाएं, क्या फर्क पड़ेगा। तो पॉल एलरिच ने कहा कि ऐसे नेवी, नेवी मतलब नए क्वेश्चन या अजीब क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मान लो एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं वो उस पार्ट्स को पॉपिंग करके निकाल कर घर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे वो एयरप्लेन वीक हो रहा है, किसी ने उसके विंग्स निकाल दिए, मतलब उसकी क्रिटिकल एंडेंजर्ड, खतरे में आ गया वो एयरप्लेन की स्टेबिलिटी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, हमें नहीं पता कि कौन सी स्पीशीज क्या काम करती है, पर उनके मरने से स्टेबिलिटी धीरे धीरे इकोसिस्टम की डिक्रीज होती है। और अगर कोई ऐसी स्पीशीज मर जाए जो कीस्टोन है, जैसे विंग्स ऑफ एयरप्लेन इंपॉर्टेंट थे, तो क्या होगा, इकोसिस्टम पूरी तरह अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस शो कर रहा है कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतना स्टेबल इकोसिस्टम होगा। डेविड टिलमैन ने बताया जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ठीक है बेटा, वैभव सही है। यस, सेकंड स्लाइड है शायद, ये आज की सेकंड या थर्ड स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड ये थी, नाउ देन सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। अब हम आते हैं ये चीज बेटा, बायोडाइवर्सिटी में आप देख सकते हो, ये लिखा भी हुआ है सारा। क्वेश्चन इकोलॉजिस्ट नॉट हैव बीन आंसर फॉर मेनी डिकेड्स, कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल। यहां स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब आप देख लो, प्रोडक्टिविटी हाई है, रेजिस्टेंस रहेगा, एलियन स्पीशीज का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और डेविड टिलमैन का हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, डेविड टिलमैन का लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट है यूजिंग आउटडोर प्लॉट। आउटडोर प्लॉट यूज किए, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला प्लॉट विद मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, less year to year variation in total biomass. He also showed that in this experiment increased diversity increased productivity, increased diversity increased productivity आ जाते हैं। Now although we may not understand completely how species richness contribute to well being of ecosystem, ठीक है, क्लियर है ना, हमें नहीं पता। अब इसने यहां पर एक क्वेश्चन दिया, देखो, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर ऑफ नेवी क्वेश्चन, अजीब क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। तो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट हैं पॉल एलरिच, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एयरप्लेन जो किसके पैरेलल है, इकोसिस्टम के, ज्वाइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट। रिवेट क्या होता है, पार्ट्स, है ना। तो रिवेट किसके पैरेलल है, देख रहा है, स्पीशीज के पैरेलल। यस, ये देख स्पीशीज। इफ एवरी पैसेंजर पॉपिंग, पॉपिंग मतलब निकालना और घर ले जाएं, तो क्या इसका पॉपिंग का क्या मतलब है, स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना। तो इनिशियली नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, बट मोर एंड मोर रिवेट और पार्ट्स निकाले जाएंगे, तो प्लेन बिकम डेंजरसली वीक। फर्दर मोर रिवेट रिमूव में ऑल्सो क्रिटिकल, क्रिटिकल कब होगा, जब आप उसके विंग्स निकाल देंगे। यस यस,
लॉस ऑफ विंग्स, देखो की स्पीशीज लिखा ना, की स्पीशीज, यस, इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी। यस, समझ में आ गया, ये देख लो, है ना, क्लियर है बेटा। की स्पीशीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, की स्पीशीज बोल रहा है। लिख लो बेटा एक बार फटाफट से, कुछ लिखना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। अब हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और मैं इस टॉपिक में देखो अब हम कैसे पढ़ेंगे, सुनो, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और ध्यान से सुनना आपको। देखो कौन कौन से साइंटिस्ट याद रखने हैं। एडवर्ड विल्सन याद है आपको, सोशियोबायोलॉजिस्ट। एवी हम्बोल्ट याद है, क्या दिया था, लॉग जेड वाला ग्राफ। रॉबर्ट में, उन्होंने प्रेडिक्ट करती बायोडाइवर्सिटी। फिर हमने पॉल एलरिच पढ़ा और डेविड टिलमैन, 5 नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूरा फोकस मेरी तरफ से रखना। एनसीईआरटी ये कहती है कि यार हमारे पास ऐसा पूरा प्रूफ है, और आप भी इस बात को जानते हो कि यार आप जिए हो 100 साल 200 साल ह्यूमन, मान लो मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर आप अपने एवोल्यूशन की एनसीईआरटी ध्यान से देखो, एग्रीकल्चर थोड़ा 10,000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना एग्रीकल्चर है। और मैं अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करूं, आपने बेटा अपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो याद है आपको, इंडस वैली, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, या हम पढ़ते थे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो, ये वाली जो सभ्यताएं थी, ये 3.5 जीरो से 3.5 साल पहले की हैं। और अभी हम जीरो से 2,000 साल आगे हैं। मेरी बात समझ ध्यान से, हम पढ़ते हैं ना, एक जीरो पॉइंट बनाते हैं, तो जीरो से 2,000 साल आगे की बात करते हैं, और फिर जीरो से 3,500 साल, मतलब कि जो सिविलाइजेशन है ना, मान लो वो 3,500 साल पुरानी है जीरो से, और अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो 2,000 साल ये हो गए। तो अगर आप देखोगे ना यार, ह्यूमन ने जो भी काम किया, ये 5-6 हजार का साल का काम है। 5-6 हजार साल में कोई नया एवोल्यूशन होता नहीं है, वो टाइम बहुत छोटा है, वो टाइम बहुत छोटा है एवोल्यूशन के लिए, बहुत छोटा टाइम है। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत छोटा टाइम है। तो इस बात को एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि हम इस बात से 100% एग्री करते हैं कि ह्यूमन ने कोई नई स्पीसीज ऐड तो की नहीं, लेकिन एक्सटिंक्ट जरूर हुई है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि रिसेंटली रिसेंटली कोई नई स्पीसीज ऐड तो नहीं हुई है, नई स्पीसीज नॉट एडेड, बट क्या हुई है, बट गेट एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट जरूर हुई है। वो क्या हुई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, वो क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट जरूर हो गई है। क्लियर है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट जरूर हो गई है। क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस यस। तो अब हम यहां पर बात करेंगे बेटा, अब हम यहां पर बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर बात करेंगे कि स्पीशीज ऐड नहीं हुई है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है। मतलब एक्सटिंक्ट हुई है, तो कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, देखो ह्यूमन जब से आइलैंड्स पे गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन जब से आइलैंड्स पर हुई है, आइलैंड्स पर, तो लगभग लगभग कौन से आइलैंड पर, पैसिफिक ओशियन वाले। देख बेटा, पैसिफिक ओशियन होता है अर्थ पे, पैसिफिक आइलैंड पर
2000 बर्ड्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर गई है। यस यस। अब देखो क्या हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, वो हर साल एक बुक निकालती है, उसे कहते हैं, एक लिस्ट निकालती है, रेड डाटा लिस्ट। और ये रेड डाटा लिस्ट 2004 की है, जब एनसीईआरटी रिवाइज हुई थी तब की दे रखी है। उसमें ऐसा एक डाटा दे रखा है कि 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। क्या ये नंबर इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये एक्सटिंक्शन के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है भाई बता? क्योंकि भाई ये 2004 की लिस्ट है, अभी 2024 चल रहा है, 20 साल पुरानी बात है, एग्जैक्ट नंबर देगा नहीं कभी। पर ये रेड डाटा लिस्ट कौन निकालता है? IUCN। ये इसमें किसके नंबर होते हैं? इसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नंबर हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नंबर होते हैं। यस। अब इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि लास्ट 20 इयर्स में कुछ 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो मेरे को यहां पर क्या याद रखना है? मुझे ये याद रखना है, क्या डाटा याद रखना नहीं, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि एक IUCN ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नंबर देती है। 2004 में जो रेड डाटा लिस्ट निकाली उसमें बोला उसने कि कुछ 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट करी थी। मुझे इसकी डिटेल नहीं पढ़नी, इसमें कुछ 358 3 ऐसे करके चीजें प्रेजेंट है। क्लियर है यहां पर क्लियर है ये चीजें? यहां पर क्लियर है बेटा? ये देखो, अब देखो तुम्हारे काम का क्या है। तुम्हारे काम का क्या है? सम एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम याद करने हैं, सम एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम याद करने, ये तुम्हारे काम का है। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे पास है स्टीलर सी काऊ, स्टीलर सी काऊ। फिर सेकंड मेरे पास है क्वेगा। फिर थर्ड मेरे पास है डोडो। फोर्थ मेरे पास है थाइलासीन। फिर मेरे पास टाइगर की सब स्पीशीज हैं, बाली, जावन, कैस्पियन। ये कौन सी डाइवर्सिटी होगी इनमें? जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी। यहां पर अब मेरी बात सुन ध्यान से। डोडो मिलता है मॉरिशियस में, अभी न्यूज में भी था, वहां से एक्सटिंक्ट हो गया, बर्ड है ये क्या बर्ड है? थाइलस क्वेगा मिलता है अफ्रीका में, ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। मैं इनको दिखा देता हूं कैसे दिखते हैं ये। स्टीलर सी काऊ रशिया में। तो आपको सबसे पहले ये नाम आ सकते हैं जो एक्सटिंक्ट है, ये वो नाम है जो एक्सटिंक्ट है, जो आ सकते हैं। देखो नाम क्या पूछेगा, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे। यस। सबसे पहले देखो ये दिखते कैसे हैं, जैसे ये दिस इज, ये क्या है? देख बेटा, ये क्या है? स्टीलर सी का हुआ है, ये डोडो है, ये जीब्रा जैसा, ये देख, इनके फोटो देख ले, कम से कम तेरे दिमाग में थोड़ा बैठ जाएगा। ये स्टीलर सी का हुआ बेटा, ये सील जैसा होता है, स्टीलर सी का हुआ है। यस। उसके बाद ये डोडो है। यस। ये क्या है? ये मेरे पास क्वेगा है। क्वेगा कैसा है? जीब्रा जैसा है। यस। क्वेगा कैसा है? जीब्रा जैसा है। और ये बेटा, ये उसके जैसा, डॉग जैसा या जैकल जैसा या फॉक्स जैसा, थाइलासीन कह रहे हैं इसे, ये ऑस्ट्रेलिया में था। तो ये वो हैं जो एक्सटिंक्ट कर गए, ये वो हैं जो एक्सटिंक्ट कर गए। आप देख लो ध्यान से, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनको डर है, जिनको हमें कह रहे हैं कि डर है बेटा, जिनके पास डर है हमारे पास एक्सटिंक्शन का, जिनको डर है, उसे हम कह रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। लगभग डर, थ्रेट का मतलब 15,500 स्पीशीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 15,500 स्पीशीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये वो हैं जो फेस कर रहे हैं थ्रेट। अब देख बेटा, मैं तेरे को बताता हूं, उसमें देख कौन कौन कितने कितने परसेंट है। मेरे पास 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 31% जिम्नोस्पर्म, और उसमें 32% एम्फीबियंस। अब आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा डर एम्फीबियंस को है।
मतलब जो ये 15,500 स्पीशीज है ना, उनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज, अभी 100 नहीं हुआ, कुछ अदर्स भी होंगे, पर अगर आप देखो मेजर थ्रेट किसमें है, मेजर थ्रेट देख रहे हो किसमें है, थ्रेट इन दोज फोर ग्रुप। तो मेरे पास बेटा एक्सटिंक्शन में एक ये डाटा काम का है जो मैंने बताया आपको, एक ये डाटा काम का है, ये वाला जो नीचे लिखा है मैंने, और एक ये काम का है, बाकी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं आपसे कहूं बेटा, मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम क्या है, ध्यान सुन, प्रॉब्लम क्या है, एक्सटिंक्शन, प्रॉब्लम क्या है, एक्सटिंक्शन या कुछ और प्रॉब्लम है, थ्रेट, एक्सटिंक्शन प्रॉब्लम है कि स्पीड ऑफ एक्सटिंक्शन प्रॉब्लम है, स्पीड या रेट ऑफ एक्सटिंक्शन प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी क्या बोलती है जरा समझियो बेटा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्शन पहले नहीं हुआ, एक्सटिंक्शन पहले भी होता रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ह्यूमन के आने से पहले क्या डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कर गए थे? ट्रू है, फॉल्स है? बिल्कुल कर गए थे। ऐसी बहुत सी स्पीशीज हैं कि हमारे आने से पहले एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो इसका मतलब एक्सटिंक्शन पहले भी होता रहा है। प्रॉब्लम क्या है? स्पीड मतलब बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन होता है। यस, परसेंटेज याद रखनी है। यस, अपने दिमाग में याद रखियो, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, तो एम्फीबियन जो है 32% है। अब जो मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, अर्थ पर 6 बड़े एपिसोड हुए हैं मास एक्सटिंक्शन के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यार, ये मुझे कैसे पता कि 6 बड़े एपिसोड हुए मास एक्सटिंक्शन के? व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन? बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन, जैसे मान लो अभी बहुत धीरे हो रहा है एक्सटिंक्शन, अचानक से बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन होने लगे, फिर स्लो हो रहा है। तो 6 बड़े एपिसोड हुए मास एक्सटिंक्शन के, ऐसे कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं तुझे। मान ले ये लेयर्स हैं, ये मिट्टी की लेयर है, सेडिमेंट्री रॉक है, मुझे यहां पर बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, यहां पर कम मिल रहे हैं, फिर यहां अचानक से ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये वो टाइम है जब बड़े एक्सटिंक्शन हुए। अगर फॉसिल ज्यादा मिल रहे होंगे तो इसका मतलब मास एक्सटिंक्शन हुआ होगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि अर्थ की हिस्ट्री में 6 बड़े एपिसोड है मास एक्सटिंक्शन के, और करेंटली ये छठा चल रहा है। करेंटली जो है वो 6th एपिसोड चल रहा है, और उसका रेट जो है ना, रेट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर। इतना फास्ट है बेटा, वो इतना ज्यादा रेट फास्ट है। और अगर इस रेट से चलता रहा तो क्या होगा बताओ? इस रेट से चलता रहा तो क्या होगा बताओ? 100 to 1000 टाइम फास्टर, और इस अगर रेट से चलते रहे तो पूरी बायोडाइवर्सिटी 50 से 100 साल में, 50 to 100 ईयर में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। यहां तक टॉपिक समझ में आ गया? ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? बताओ, ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा? हाँ भाई, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। दोनों स्लाइड क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? यस। अब मैं जो आपसे पूछूंगा ना, मुझे वो बताना आप। अब जो मैं पूछूंगा वो बताना। देख बच्चे, मैं तुझसे कहूं कि ये मार्कर जो है इससे लिखते हैं, ठीक है? मार्कर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे ना। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या फर्क पड़ेगा, तो जो बायोडाइवर्सिटी काम करती है उसके ना होने से वही तो फर्क पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने यही चीज दी है। ऐसे एनसीईआरटी ने कहा है कि इंपैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती थी, तो डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, यस और नो? पहला तो ये होगा। दूसरा डिक्रीज रेजिस्टेंस
एनवायरमेंटल, अब एनसीईआरटी लिखती है एनवायरमेंटल परट्यूबेशन। ये क्या होता है बेटा? ये जो वर्ड लिखा है, ये लिखा है, ये वर्ड क्या है? इसका मतलब है डिस्टरबेंस। इसका मतलब क्या है? डिस्टरबेंस है। एनवायरमेंटल तो आपको पता है वो डिस्टरबेंस से बचाती थी बायोडाइवर्सिटी। तीसरा 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 क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? इंक्रीज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब भाई बाकी चीजों में वेरिएबिलिटी आ जाएगी, किसमें किसमें वेरिएबिलिटी आ जाएगी? जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी में, याद है टिलमैन का एक्सपेरिमेंट, वही कह रहा था ना, वेरिएबिलिटी नहीं होगी। तो प्लांट प्रोडक्टिविटी में, पेस्ट साइकिल में, पेस्ट साइकिल होती है, पेस्ट ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और किसमें? वाटर यूज में। तो आपको समझना है कि जो बायोडाइवर्सिटी का काम है उसके ना होने से वही तो इंपैक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने कभी ये सोचा कि यार ये जो इंसेक्ट वगैरह है ये नॉर्मल बाहर वाले प्लांट को नहीं खाते, खेत में खाते हैं तो मुझे कीड़े की दवाई डालनी पड़ती है। पॉइंट ये है कि खेत में बायोडाइवर्सिटी नहीं है, आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड में एक ही तरह का प्लांट है, तो वहां इंपैक्ट होने के बहुत हाई चांस है। क्लियर है बेटा? यस, परट्यूबेशन का मतलब है डिस्टरबेंस। यस यस, ठीक है, कोई डाउट? यस, अब आओ हम बात करते हैं, ये IUCN की लिस्ट है। देख बेटा, IUCN की एक रेड डाटा लिस्ट आती है, उसमें ये कैटेगरीज बनती हैं। कैटेगरीज देख कौन कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी बनती है एक्सटिंक्ट, EX, इसको कह रहे हैं एक्सटिंक्ट, मतलब ये खत्म ही हो गए। दूसरा EW, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगल में नहीं मिल रहे, हमने चिड़ियाघर में रखे हुए, 2-4 बचे हुए हैं, तो ये तो एक्सटिंक्ट हो गए। यस। तीसरा, चौथा, पांचवा, थर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इतना खतरे में, इसको बचाना बहुत जरूरी है। फिर हमने लिखा एंडेंजर्ड, खतरा है इसको काफी से भी, और वुल्नरेबल मतलब कम खतरा है पर है जरूर। वुल्नरेबल, इन तीनों को मिलाकर हमने नाम दिया है थ्रेटन्ड। क्या नाम दिया है? थ्रेटन्ड। इसको हमने नाम दिया है एक्सटिंक्ट। यस। अब सिक्स्थ और सेवंथ, सिक्स्थ हमारे पास है नियर थ्रेटन्ड। यस। और एक है हमारे पास लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न, ये तो ये क्या है? इनको खतरा नहीं है बेटा, इनको खतरा नहीं है, मेरी बात समझ ध्यान से। तो जो हमने ये लिखी है ना लिस्ट, ये देख, ये जो लिस्ट लिखी है ना मैंने, ये वाली, ये लिस्ट, ये थ्रेटन्ड की लिस्ट है, तो इसमें ये तीन आते हैं, ये तीन आते हैं, ये देख बेटा, ये तीन आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वुल्नरेबल। ये वो लिस्ट है जो एनसीईआरटी ने बोला है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जो 15,500 नंबर है वो इन तीनों का दे रखा मिला के। ठीक है, चले आगे। अब देखो ये बात भी कर रहा है, ये सब डाटा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कह रहा है देखो भाई नई स्पीसीज ऐड नहीं हुई है, ये बात कर रहा है। 2000 स्पीशीज नेटिव बर्ड्स की जब ह्यूमन ने पैसिफिक आइलैंड को पे आया है, 784 स्पीशीज हैं, उसमें ये इनवर्टिब्रेट ये सब नहीं पूछेगा, पर ये नाम पूछेगा, डोडो, क्वेगा, थाइलासीन, स्टीलर सी काऊ, ठीक है, और सब स्पीशीज हैं, बाली, जावन, कैस्पियन टाइगर की। लास्ट 20 ईयर में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। केयरफुली देख रहे हैं हम लोग, तो सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वुल्नरेबल। वुल्नरेबल मतलब ज्यादा चांसेस है। तो हमारे पास 15,500 स्पीशीज है जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। क्लियर है? और उनकी परसेंटेज दे रखी है। यस यस। अब यही चीज कह रहा है बेटा, यही कह रहा है कि अगर आप देखो
अर्थ की 3 बिलियन, अर्थ कितने साल पुरानी है? 4.5 बिलियन, उसकी 3 बिलियन से लाइफ मान लो आ रखी है। तो प्रेजेंटली छठा एपिसोड चल रहा है। यस यस। और उसकी स्पीड कितनी ज्यादा, इतने टाइम फास्ट आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास क्या कह रहा है ये, हाफ ऑफ द ऑल स्पीसीज, आधे से ज्यादा डाइवर्सिटी 100 साल में मर जाएगी। देख रहा है बेटा, ये देख रहा है, ये लाइन है। ठीक है, लिखने दीजिए, लिखने का टाइम दे रहे हैं। ये दोनों स्लाइड लिख लो, ये और इसके नेक्स्ट। जल्दी करो, मैं टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करो। ठीक है, ये लिख ले बेटा, आगे चलें। ये वाला लिख ले, फिर आगे चलते हैं। ये वाला लिख ले, आगे चलते हैं। ठीक है, यस बच्चे, मैं ये समझाने की कोशिश, लास्ट वाला पॉइंट क्या, लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब हमें जरूरत नहीं पता करने की। आ जा, अब मैं तेरे से क्या कह रहा हूं, ध्यान सुन। 4 बड़े रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला ईविल, ईविल का मतलब होता है शैतान। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट मतलब 4 बड़े रीजन है। ठीक है, क्लियर है? मतलब जो 4 रीजन है ना, उसको ईविल क्वाड्रेट कह रहे हैं। वहां एक वर्ड लिखा हुआ है सॉब्रिक्विट करके, ऐसे। वो उसका मीनिंग क्या है, पहले सुन लो, ध्यान से सुनो। जैसे तुम्हें घर में क्या होता है ना, घर में तुम पढ़ाई नहीं करते हो, है ना, तो पेरेंट्स कई बार बोल देते हैं कि तुम गधे हो, तो तुम्हारे एक उपनाम रख दिया। उपनाम मतलब तुम्हारे काम के हिसाब से कोई नाम रख दिया। ऐसे ही क्या है कि 4 बड़े रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो सॉब्रिक्विट का मतलब होता है उपनाम। उपनाम मतलब उस तरीके से नाम रखा गया है। यस, तो इविल क्वाड्रेट उस 4 बड़े कारणों का एक नाम रख दिया गया है। भाई 4 बड़े रीजन है, उसका एक नाम रख दिया गया। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है ना। तो सबसे पहला रीजन है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये 2 बातें अलग अलग है, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट जो थे ना बेटा, पहले 14% अर्थ एरिया पे थे। अब कितने पे हैं? अब सिर्फ 6% पर है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता था। ये बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। लेकिन क्या हुआ, इसको फॉरेस्ट को कट कर दिया गया। कट किया किसके लिए? किसके लिए? ए, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए। सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए कट कर दिया गया। बी, फॉडर, फॉडर मतलब चारा, चारा एनिमल के लिए। बीफ कैटल लिख रहे हैं, एनिमल के लिए, चारे के लिए इसे काट दिया गया। तो क्या हुआ बेटा, इससे क्या हुआ, हैबिटाट लॉस हो गया। अगर हैबिटाट लॉस होगा तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट करेंगी, एक्सटिंक्ट करेंगे। अब जरा ये देखें, ये मैंने 2 फॉरेस्ट बनाए हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। ये 2 फॉरेस्ट बनाए, एक ये,
ये फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। ध्यान सुने बेटा, ध्यान सुने, हमारे पास ध्यान से सुनना, ये फॉरेस्ट में पूरा पूरा है, और यहां पर क्या है, कहीं कहीं पर मैंने फॉरेस्ट को कट कर दिया है, यहां फॉरेस्ट को क्या किया, कट किया है, और यहां पे प्लांट है, यहां पर वेजिटेशन है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस चीज को हमने क्या बोला है, फ्रेगमेंटेशन। आप बहुत ध्यान से मेरी बातें सुने, आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, जो मैमल्स होते हैं ना, बड़े साइज के मैमल्स और बर्ड्स, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपने बच्चे को प्रीडेटर से बचाना पड़ता है, क्योंकि वो कम बच्चे बनाते हैं, क्योंकि मैमल और बर्ड्स कम बच्चे बनाते हैं एज कंपेयर टू अदर एनिमल, फिश वगैरह के कंपेयर, उन्हें अपने बच्चे को प्रीडेटर से बचाना है। अगर लार्ज साइज मैमल और बर्ड को अपने बच्चे को प्रीडेटर से बचाना है, तो उनको ऐसे फॉरेस्ट में चाहिए जो डेंस फॉरेस्ट हो। अगर आप देखें बेटा, आजकल मान लो मैं देखता हूं छोटे छोटे फॉरेस्ट हैं, पर उसमें कोई बहुत बड़े साइज के मैमल जैसे कि डियर वगैरह जल्दी मिलते नहीं है, क्योंकि यार उनको अपने बच्चों को बचाने के लिए लार्ज साइज के डेंस फॉरेस्ट चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि सम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस, अगर कुछ पार्ट लॉस्ट होगा तो फ्रेगमेंटेशन हो गई। इससे क्या होगा बेटा, लार्ज साइज मैमल्स और बर्ड सर्वाइव नहीं करेंगे, मैमल्स एंड बर्ड्स क्या करेंगे, नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो, क्लियर है, सोचो सोचो, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहला हो गया हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यह एनसीईआरटी कहती है कि नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कोई बच्चा इससे एक लाइन याद कर पा रहा है कि प्रीडेटर का बिहेवियर प्रूडेंट होता है, मतलब शेर सारे डियर को एक साथ नहीं मारता, वो क्या करता, उतने को ही मारता जिसे खाना है। पर ह्यूमन क्या करता है, ऐसा ह्यूमन तो चाहता है लालची एकदम, है ना, ह्यूमन ग्रीडी है, तो वो क्या करता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो इसके एग्जांपल है मेरे पास, पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काउ ये कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल है मेरीन फिश, कुछ ऐसी मेरीन फिशेज हैं जिनको ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है। तो नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। तो ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज कर दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया है, ओवर यूज करा है। उसमें एक स्टीलर सी का हुआ है, पैसेंजर पिजन है, मेरीन फिश। में आपको एक चीज आइडिया दे देता हूं, देख बेटा, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के चारों तरफ ये ओशियन होगा। अब ओशियन में जो फिश पकड़ रहे हैं वो किस फिश को कितना मार रहे हैं, कहां पता चलेगा, वो तो डेली उस सब तरह की फिश मार रहे हैं। तो इससे काफी सारी मेरीन फिश के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। यस और नो, यस और नो, यस यस यस, ठीक है। अब आ जाते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये क्या होता है, अगर कोई नई स्पीशीज एंटर करती है नए एरिया में, एंटर इनटू एरिया जहां पर इट वॉज नॉट प्रीवियसली इनहैबिटेड, वो प्रीवियसली वहां प्रेजेंट नहीं थी, तो क्या करेंगे, इट वॉज नॉट प्रीवियसली इनहैबिटेड, नई स्पीसीज हैं, वो उस एरिया में गई जो पहले इनहैबिटेड नहीं थी, तो वो क्या करेंगे बताओ, एंटर इनटू एरिया इट वॉज नॉट प्रीवियसली इनहैबिटेड, तो वो क्या करेंगे, बेटा, वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बनेंगे, लीड टू लॉस इन बायो, लीड टू एक्सेस ग्रोथ, उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल याद करो, प्रिकली पियर कैक्टस बताया था, याद आया, यस। अब इसके एग्जांपल में क्या क्या है, पहला इकॉर्निया,
इकॉर्निया को लाए थे वेस्ट बंगाल में सजाने के लिए, पूरा ही सज गया। उसके बाद हमारे पास है वो कैरेट ग्रास, पार्थीनियम। पार्थीनियम एक एग्जांपल है। उसके बाद एक वीड है लेंटाना। लेंटाना भी क्या है? एक वीड है बेटा। पार्थीनियम भी क्या है? एक वीड है। उसके अलावा एक एग्जांपल दे रखा है बेटा, एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास कि हमारे पास एक एक अफ्रीकन कैटफिश है। अफ्रीकन कैटफिश है, उसका नाम है क्लेरियस गैरीपाइनस। ये हो सकता है खाने में स्वादिष्ट होती हो, बेटर होती हो। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसमें? इंट्रोड्यूस्ड, एनसीईआरटी चेक करना, लिखा हुआ इनलीगली। इनलीगली किसमें? इनटू इंडियन रिवर्स। उससे क्या हुआ? इंडियन कैटफिश एक्सटिंक्ट कर गई। इंडियन कैटफिश क्या हो गई? एक्सटिंक्ट कर गई, उसको नुकसान हुआ। एक और बेटा हमारे पास, एक और हमारे पास है ये क्या नाम है? नाइल पर्च। नाइल पर्च क्या है? आप एनसीईआरटी एक बार जरा गूगल पे सर्च करो, नाइल पर्च। नाइल पर्च क्या है बेटा? एक लार्ज साइज की फिश होती है। लार्ज साइज की क्या होती है? फिश होती है। इसको इंट्रोड्यूस किया था लेक विक्टोरिया में। लेक विक्टोरिया में। उससे क्या हो गई? 200 स्पीशीज चिकलिड फिश, 200 स्पीशीज चिकलिड फिश एक्सटिंक्ट कर गए। यस, क्लियर है? यस, ध्यान दे, ध्यान दे, आप ध्यान दे बेटा। सबसे पहले नेट पे देख लेना एक बार जरा, इकॉर्निया, पार्थीनियम, लेंटाना, ये इंडिया का एग्जांपल है। और ये क्लेरियस, ये भी इंडिया का एग्जांपल है। यस, यहां पर क्या था? एक लेक थी विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में इस फिश को डाला था, टूरिस्ट देखेंगे अच्छा लगेगा, पर उसने वो एक्वेरियम में फिश मिलती है छोटी वाली चिकलिड फिश, उसकी वो 200 स्पीशीज खा गई, एक्सटिंक्ट कर दी उसने। यस, हां, यस। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? एलियन स्पीशीज इन्वेजन के। कोई भी चीज दूसरी जगह जाएगी तो वो तेजी से फैलती है और एक्सटिंक्शन कराती है। यस। अब को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक दूजे के लिए। मतलब क्या हुआ? इफ होस्ट एक्सटिंक्ट तो क्या होगा? प्रीडेटर, सॉरी, पैरासाइट ऑल्सो एक्सटिंक्ट। ऑल्सो एक्सटिंक्ट। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा किस केस में होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। यस। मान लो मैं कहूं, क्या कभी हम ऐसा कर पाएंगे कि अर्थ पे से वायरस मर जाए, गायब हो जाए? जब कोई सेल ही नहीं बचेगा तो वायरस भी नहीं बचेगा, क्योंकि वायरस सेल पे डिपेंड करता है। जब सेल मर जाएगा तो वायरस मर जाएगा। ऐसे इसे ही हम कहते हैं, कोई भी चीज अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, होस्ट मर जाएगा वो भी मर जाएगा। ऐसे ही मेरे पास म्यूचुअलिज्म में, अगर म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में अगर यूका प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो मॉथ ऑल्सो एक्सटिंक्ट। वाइसी वर्सा क्या होता है? अपोजिट भी ट्रू है, ऑल्सो ट्रू। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? अगर यूका प्लांट नहीं है तो मॉथ नहीं है, मॉथ नहीं है तो यूका प्लांट, एक दूसरे पे डिपेंड है ना। क्लियर है बेटा? ठीक है। यस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया? ये चीज आ गई। इसे हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। कर लो बेटा, एक बार लिख लो इसे, फिर मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं, देख लो।
एक बार लिख लो इसको, फिर एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ग्रीड का मतलब लालच होता है बेटा, फिग और वास भी हो सकता है। फिग और वास भी हो सकता है। हो गया बेटा? हो गया? चलो आगे चलते हैं। देख मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, ध्यान दियो, ध्यान दे बेटा। 14% पे था अमेजोन फॉरेस्ट, यस। अभी कह रहा है कि जब आप बुक पढ़ना खत्म करोगे तो 1000 मोर हेक्टेयर लॉस हो चुके होंगे। अब ये लेस देन, देख रहे हो, नो मोर देन 6%। कह रहा है बुक पढ़ना खत्म। अब यहां पे मैं एक बार ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि लिखा हुआ है कि जब आप बुक पढ़ना खत्म करोगे या चैप्टर पढ़ना फिनिश करोगे 1000 हेक्टेयर और लॉस हो जाएगा। तो एक बच्चा कहता है कि सर इससे अच्छा तो हम चैप्टर ही ना पढ़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहा है, यस। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए और ग्रासलैंड बनाई है रेजिंग बीफ कैटल के लिए, फॉडर चाहिए, यस, क्लियर है। अब देखो किसके लिए, अगर वो स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, यस, तो किसके लिए अफेक्टेड है, माइग्रेटरी हैबिटाट्स वाले एनिमल्स के लिए, देख रहे हो, जैसे मैमल्स और बर्ड्स, उनके लिए दिक्कत हो पड़ेगी। ओवर एक्सप्लॉइटेशन नीड्स टर्न्स इनटू ग्रिड, पैसेंजर पिजन, स्टीलर सी काउ, और हमारे पास मैरीन फिश का एग्जांपल दे रखा है, देख रहे हो ये वाले, यस। उसके बाद आप देखो नाइल पर्च का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। और किसका दे रखा है, लेक विक्टोरिया में लाए थे 200 स्पीशीज चिकलिड फिश की मर गई। उसके बाद लेंटाना दे रखा है, वाटर हाइसिंथ दे रखा है, यस, यस, है ना, और कैरेट ग्रास पार्थीनियम दे रखा है। फिर अफ्रीकन कैट फिश है, ये अफ्रीकन कैट फिश है ना, उसने थ्रेट लिया है, थ्रेट, पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजीनस कैट फिश इन आवर रिवर, यस, ठीक है। आगे आ जाओ, को एक्सटिंक्शन, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आपस में जुड़े रहते हैं, ऑब्लिगेटरी, इसलिए मैंने लिखा था ऑब्लिगेट पैरासाइट। द होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट यूनिक, जो उसका पैरासाइट है वो भी मर जाएगा। अगर होस्ट एक्सटिंक्ट होगा तो पैरासाइट भी मर जाएगा। म्यूचुअलिज्म में याद करो, है ना, प्लांट और पॉलिनेटर, यूका प्लांट और मौत उसका एग्जांपल है। आगे आते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, हमें कंजर्वेशन करना है। आप देख लो, कंजर्वेशन करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं, यस। बेटा इनमें सबसे ज्यादा तो फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन और वो वाला
हैबिटाट लॉस वाला, यस। ठीक है, चलें एक बार देख लें फटाफट से इसको। अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास जो है हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। सबसे पहला सवाल है, व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देखो एनसीईआरटी ने कहा है कि कंजर्वेशन क्यों करनी है। देखो अगला पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। एनसीईआरटी ने पूछा व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बचाना ही क्यों है। हमें बायोडाइवर्सिटी से 3 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, इसे हम कहते हैं नैरो यूटिलिटेरियन। नैरो मतलब डायरेक्ट, यूटिलिटेरियन डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। इसमें आ जाता है बेटा मेरे पास एग्जाम्पल में आ जाता है फूड, खाना मिलता है, फॉडर चारा मिलता है, यस फाइबर मिलते हैं, पल्सेस मिलती है, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट है। इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि 25% ड्रग्स दवाइयां वो डायरेक्टली मुझे किससे मिलती हैं, डायरेक्टली फ्रॉम इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी से, डायरेक्टली फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी या प्लांट से मुझे मिलती हैं। क्लियर है। तो मेरे पास 3 रीजन है कंजर्वेशन के, एक नैरो है, एक ब्रॉडली है, और ये। अब यहां पर एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो। बायो प्रोस्पेक्टिंग टर्म क्या होती है, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मतलब पता लगाना, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। मतलब आप क्या करो, नई नई स्पीशीज खोजो, और जो स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं उनके अंदर खोजो कोई बेनिफिशियल केमिकल है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। भाई जो केमिकल होगा, जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो आज एक नया प्लांट मिलता है, नया प्लांट मिला, मैंने उसका नाम रख दिया, पर क्या मैंने उसका इकोनॉमिक बेनिफिट खोजा? क्या उसमें कोई ऐसा केमिकल मिलता है जिससे चोट ठीक हो जाए? तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है फ्यूचर में जो भी प्लांट आप खोजो या जो प्लांट खोजे जा चुके हैं उनके अंदर आप देखो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बेनिफिट के, या नए प्लांट जो खोजे जाएंगे उनसे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ये एक नई फील्ड है, एक नई ब्रांच है एक तरीके से। ऐसी टर्म्स आपने कहां पढ़ी हैं, बायो वर्ड से टर्म्स आपने कहां पढ़ी हैं? देखो क्वेश्चन नीट में आएगा, क्वेश्चन नीट में आएगा हमारे पास एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब उसमें वो जो टर्म्स यूज करेगा, बायो रेमिडिएशन, ये कहां पढ़ा है हमने भाई? बायो रेमिडिएशन हमने कहां पढ़ा है सर? बायोटेक, बायोटेक के चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में। बायो पायरेसी, ये कहां पढ़ा है? 3rd, बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये हमने कहीं पढ़ा है क्या? और 4th हमने लिख दिया बायो पेटेंट। तो अगर आप देखो ध्यान से, यहां पर आंसर आ जाएगा 3rd। पर क्या ये बायो वाले और भी वर्ड्स है ना आपके सिलेबस में? बायो रेमिडिएशन, रेमिडी मतलब, रेमिडी मतलब किसी चीज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। यस यस, बायोटेक के चैप्टर 2 के फर्स्ट पैराग्राफ में, चैप्टर 2 है, यस, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ये बायो रेमिडिएशन लिखा हुआ है। मिला कि नहीं मिला? है ना? यस मिला। तो हम यहां पर यही बात कर रहे हैं बेटा, हम यहां पर यही बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब है इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तरीके का क्या इनडायरेक्ट बेनिफिट है। जैसे अमेजोन फॉरेस्ट, एनसीईआरटी चेक कर लेना, अमेजोन फॉरेस्ट उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, वो काफी ऑक्सीजन बनाता है। और आपको पता चलेगा कितनी कॉस्ट है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से फूड फूड मिलता है बेटा, फूड ऑब्टेन होता है, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट है एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर क्या होता है आपको पता है कि कई बार आप काम करते करते पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो आपको लगता है कि बाहर नेचर में घूमना चाहिए, है ना? एस्थेटिक प्लेजर क्या है? बाई वॉचिंग फ्लावर ब्लूमिंग, है ना, फ्लावर ब्लूमिंग, बर्ड्स, हमें क्या मिलता है? हमें खुशी मिलती है।
हमें क्या मिलती है? हैप्पीनेस मिलती है, इसे कहते हैं एस्थेटिक प्लेजर। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। इथिकल रीजन क्या है बेटा? देखो 3 रीजन है हमारे पास बचाने के। पहला है डायरेक्ट बेनिफिट, दूसरा है इनडायरेक्ट बेनिफिट, और तीसरा इथिकल रीजन। तो ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। जो मेरे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अदर स्पीशीज हैं, अदर प्लांट की स्पीशीज हैं या अदर स्पीशीज हैं, बेसिकली वो शेयर करती हैं हमारे साथ अर्थ। वो भाई हम भी तो एक स्पीशीज हैं, शेयर अर्थ विद अस। तो हमारे पास इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें बचाएं, टू कंजर्व देम। अगर हम एज अ स्पीशीज थोड़े इवॉल्व हो गए हैं, हम एज अ स्पीशीज खुद ज्यादा बेटर हो गए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप सबको मार डालो। ये हमारी जिम्मेदारी है उनको बचाने का, क्योंकि हो सकता है मे बी सम स्पीशीज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, बट स्टिल राइट टू लिव। उस पे राइट है ना जिंदा रहने का। यस और नो? मान लो हो सकता है कोई उसका फायदा ना हो, पर जिंदा रहने का राइट है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा कि फाइबर जो मिलता है मुझे वो किस तरह की यूज में आता है? नैरो, ब्रॉड, इथिकल, है ना? किस में आता है? तो आप लिखोगे नैरो यूटिलिटेरियन। ऑक्सीजन किस में आता है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस 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 यस। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, आप देख लो। आप देख लो, नैरो यूटिलिटेरियन में क्या है? डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है। देखिए लिखा हुआ है इसमें, खाना, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, ये सब आ जाएगा। मोर देन 25% ड्रग्स, देख रहा है ये चीज है। और यहां पर लिखा है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? जेनेटिक, स्पीशीज और मॉलिक्यूलर लेवल, किसके लिए? इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ब्रॉडली का क्या मतलब है? मेजर रोल इन सर्विसेज। ठीक है, देखो क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट कितनी देता? ऑक्सीजन, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास पॉलिनेशन, दूसरा हो गया हमारे पास पॉलिनेशन जिसके बिना खाना नहीं मिलेगा। तीसरा हमें अच्छा लगेगा, इनटेंजिबल क्या होता है? जिसकी कॉस्ट नहीं लगा सकते हैं, है ना? यस, एस्थेटिक प्लेजर, ये तीसरा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया बेटा? इथिकल आ गया। इथिकल क्या है? हम क्या है? व्हाट वी ओ का मतलब हमें लौटाना है इन प्लांट्स को। क्या हम उनके साथ प्लैनेट शेयर करते हैं? फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिंदा रहने का एक अधिकार है। इवन मे नॉट बी एनी इकोनॉमिक वैल्यू, कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो तो, पर हमें ये जो लेगेसी है, लेगेसी मतलब जो स्पीशीज हमें गॉड ने दी हैं उनको हमें अगली जनरेशन को भी तो पास करना है। यस यस, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहले लिख लो जिन्होंने लिखना है, ये नैरो और ब्रॉड वाला लिख लो जल्दी से। यस बेटा, आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसके बाद से, है ना? और वैसे भी मैं आपको चीजें देता हुआ चला जाऊंगा फोल्डर में, मैं इन्फॉर्म करता चला जाऊंगा, देता चला जाऊंगा जो जो चीजें हैं आपकी। ठीक है, सही है। चलिए आइए बेटा, रिवीजन के लिए आपको मैं अभी टॉपिक भी दे रहा हूं
और साथ के साथ देखते हैं उसको क्या देना आपको। पहले मैं पहले खत्म करूं फिर बात करता हूं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाना है, मुझे क्या करना है, इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, पहले सुनियो ध्यान से तो तेरे को समझ में आ जाएगा। मान ले तेरे पास एक एक प्लांट है, उसे बचाना है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब जरूरत पड़ गई, ऐसा नहीं कि भाई आज नहीं बचाएंगे तो कल मर जाएगा। लेकिन टाइगर है, आज नहीं बचाए तो कल मर जाएंगे, बहुत कम होते जा रहे हैं। तो हमने दो अलग अलग अप्रोच मतलब यूज करनी है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, उससे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि इफ डेवलपमेंट होगी, अगर डेवलपमेंट होगी तो रिसोर्सेज का लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगी, लॉस अकर ऐसा होना ही है। यस, तो मेरे पास दो अप्रोच हैं, मेरे पास दो अप्रोच है। एक है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑन साइट, ऑन साइट अप्रोच। ऑन साइट का कंजर्वेशन का मतलब हो गया वहीं बचाना है। मतलब क्या हुआ, टू कंजर्व टाइगर, अगर मुझे टाइगर बचाना है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट बचाया जाएगा, एंटायर फॉरेस्ट इज सेव्ड। भाई आपने कहा कि यार ये एरिया बचा लो, टाइगर अपने आप बच जाएगा, इसमें अर्जेंट नीड नहीं है, नॉट अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड नहीं है कंजर्वेशन की। ऐसा नहीं है कि आपको कंजर्वेशन करना ही है, अर्जेंट नीड नहीं है, बहुत अर्जेंट नहीं है। इसकी तीन अप्रोच है, तीन अप्रोच है। पहला है इसका हॉटस्पॉट, दूसरा है इसमें प्रोटेक्टेड एरिया, और तीसरा इसमें है बेटा आपके पास सेक्रेड ग्रुव। ध्यान से सुन, हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसे एरिया जिनमें बायोडाइवर्सिटी हाई है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब कंट्री में कानून लॉ बना लिया है कि ये नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको बचाना है। सेक्रेड ग्रुव क्या होते हैं, हमें पता है कि कुछ ट्राइब्स जो होती हैं, कुछ लोकल ट्राइब्स को हमने कंजर्वेशन से जोड़ लिया। एक क्लास 10th में एक एग्जांपल पढ़ाया गया था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का, आपको शायद याद हो किसी को, क्लास 10वीं में। साल साल क्या होता है बेटा, एक ट्री होते हैं, साल के फॉरेस्ट को बचाने के लिए मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के एक कलेक्टर थे, उनका नाम था AK बनर्जी शायद। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोकल ट्राइब्स को बोला कि आप बचाओ और जो भी प्रोडक्ट है उसका वो सब आप ले लो, कुछ जॉब्स आपको मिल जाएंगी, इस तरीके से। तो अगर मैं ट्राइब्स को इन्वॉल्व कर लूं उन फॉरेस्ट में तो उसे कहते हैं सेक्रेड। सेक्रेड मतलब पवित्र, ग्रुव मतलब एरिया, पवित्र एरिया मतलब सेक्रेड ग्रुव हो गया। अब यहां आ जाते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या पॉइंट है, उसको मुझे वहां से निकालना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन, वहां से चीजों को निकालना है। यस, ये इसमें अर्जेंट नीड है, अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, इसमें तुरंत मुझे बचाना पड़ेगा। यहां पर क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे बेटा, यहां पर एग्जाम्पल आएंगे जू, जूलॉजिकल पार्क, जू जो होता है ना वहां पर, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। उसके अलावा बीज को, सीड को रखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन से सीड बैंक भी बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक्स-सिटू है। एक्स-सिटू का मतलब होता है इसको वो नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल लेंगे। यस यस। अब क्या है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं हॉटस्पॉट को, ठीक है। आप देख सकते हो ऑफ साइट, इनसाइट और ऑफ साइट। यस 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 यस, है ना, अप्रोच अलग अलग है, अर्जेंट नीड नहीं है। देखो, हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशन एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड नीड्स अर्जेंट मेजर, तो उसमें एक्स-सिटू करेंगे। यस यस। अगर मैं लिखूं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके लिए जू, बी सेक्रेड ग्रूव,
सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या हम लिख सकते हैं हॉटस्पॉट। डी हमने लिख दिया बायोस्फीयर रिजर्व। क्या करें? अब आपको पता है यहां लिखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत खतरा है, तो फिर मैं किस पे जाऊंगा? मैं इन सिटू पे जाऊंगा। बाकी के सारे क्या हैं? सॉरी, मैं किस पे जाऊंगा? एक्स सिटू पे जाऊंगा। बाकी के ये तीनों क्या है? इन सिटू। ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने पहली बार बनाया, खुद ही पहली बार बनाया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर मार्क करना है ए। ठीक है, एक्स सिटू पे जाओगे। यस बेटा, स्ट्रेटेजी का चैप्टर डिलीटेड है, उसमें से जो वो वाला पार्ट है आपका टिश्यू कल्चर, वो मैं करा दूंगा आपको। अब आ जाओ हॉटस्पॉट क्या होता है। देख बेटा, हमने अर्थ पर यह देखा कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां है, पॉइंट यहां से ऐसे नॉर्थ और साउथ के बीच में। हमने यहां पर कुछ एरिया देखे जिनमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उन्हें हमने बोला हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या होते? एरिया जो बायोडाइवर्सिटी रिच है, जो क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिच है अर्थ पे। अच्छा, इसके फीचर क्या होते हैं? फीचर पहला, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, वहां बड़ी तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहा है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है? हाई है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हाई है। तीसरा, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। क्वेश्चन लिखते हैं, एंडेमिक स्पीशीज आर ए हॉर्स, बी पोटैटो, सी कैंगरू, डी वीट। अब मेरी बता बात, एक ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हो उसे कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि सम स्पीशीज कन्फाइंड टू, कन्फाइंड मतलब मिलना, कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर ले जाओगे। तो हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां बायोडाइवर्सिटी रिच है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हाई है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। एंडेमिक जैसे कैंगरू आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, इसका मतलब उसमें एंडेमिज्म है। यस, एंडेमिज्म है। यस, तो इसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। इनको क्या किया था? रिकॉग्नाइज अंडर, सर रिकॉग्नाइज कितने हुए थे पहले? पहले कितने हुए थे? मैं भूल क्यों गया? हाँ, ऐसा भी होता है मेरे साथ कई बार, सच में ऐसा होता है। अब तो 34 है, पहले कितने थे? 26। ऐसा होता है मेरे साथ। पहले बताओ भाई कितने लिखे हैं, भूल गया, पता नहीं क्यों, माइंड ब्लॉक। अच्छा, पहले 25 थे, 34, ऐसा मेरे साथ कई बार, पता नहीं क्यों माइंड ब्लॉक कहते हैं इसे। रिकॉग्नाइज इनिशियली बेटा कितने थे? इनिशियली 25 थे, नाउ 34 हैं। इंक्रीज कर दे। इंडिया में कहां है? देख बेटा, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, 3 हॉटस्पॉट हैं। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं। देख कहां कहां पर, तेरे को समझ में आएगा खुद से। ये इंडिया का मान ले मैप है। एक हॉटस्पॉट ये है हिमालय रीजन, एक नॉर्थ ईस्ट में से म्यांमार वाला ये रीजन, और तीसरा ये 1 2 3। तो 3 हॉटस्पॉट इंडिया में पड़ेंगे ऐसे, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। पहला हिमालय रीजन, वहां काफी डाइवर्सिटी मिलेगी। दूसरा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा मतलब नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार वाला। तीसरा वेस्टर्न घाट श्रीलंका तक लेकर, देखो वेस्टर्न घाट में या नीचे ज्यादा डाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, श्रीलंका तक चला जाएगा। यस यस यस। तो इंडिया में मेरे पास 3 हॉटस्पॉट है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है, कहती है एडवांटेज क्या है हॉटस्पॉट की? एडवांटेज क्या है? इफ
रेट ऑफ, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, अगर कंजर्वेशन की जाए, कंजर्वेशन इन हॉटस्पॉट क्या करेगा, रिड्यूस करता है एक्सटिंक्शन। एनसीईआरटी लिखती है हॉटस्पॉट जो है लेस देन 2% या 2% एरिया के आसपास का है, लेकिन अगर हम उस पर कंजर्वेशन करें तो जो एक्सटिंक्शन है ना वो 20 से 30-40% तक कम हो सकता है। मतलब हॉटस्पॉट पे कंजर्वेशन करना जरूरी है क्योंकि वहां बायोडाइवर्सिटी रिच है। क्लियर है बेटा? यस 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 यस। हाँ बच्चे, मेरा कई बार होता है ऐसा, अचानक से मैं भूल जाता हूं क्या कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पिन भूल गया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर भूल गया, मैं अपना ही नंबर भूल गया, ऐसा होता है, दैट इज माइंड ब्लॉक सडनली। तोते उड़ जाना, नोट कर लो, इन सिटू कंजर्वेशन, जल्दी कर बेटा, ये लिख लिया होगा तुमने, 5-7 मिनट और बस। ये लिख लो, ये वाला लिख लो। हो गया, चले आगे, आ जाओ, बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की। इधर देख बेटा, देख ये देख देख, हॉटस्पॉट की क्या क्या हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म 25 थे, अब कितने 34 है। अब देख, अगर मैं हॉटस्पॉट टोटल कितना एरिया है अर्थ का, लेस देन 2%, ये देखिए लिखा हुआ, और 30% से ज्यादा डिक्रीज कर देगा एक्सटिंक्शन की रेट को, मतलब 30% तक घटा देगा। ये समझ में आ रहा है? यस। अब आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं बेटा? एरिया प्रोटेक्टेड बाय लॉ, लॉ के थ्रू इसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, फिर आते हैं बी नेशनल पार्क। कुछ पुराना डाटा इसमें कुछ दे रखा है जो आपके काम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 दे रखी है, ये मान लो 90 दे रखे हैं। और एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इंडिया में बेटा जब ये डाटा जो है 2004 का है, उस वक्त बायोस्फीयर रिजर्व जो थे वो टोटल 14 थे। अब रिकॉग्नाइज करके, ऐसा थोड़ी अब बनाए हमने, रिकॉग्नाइज करके वो 18 हो गए। तो ये ओल्ड डाटा है, पूछ सकता है, ऐसा नहीं है ना। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, वो कैसा होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज एरिया होता है, उसकी नेचुरल बाउंड्रीज होती है, मतलब दो माउंटेन के बीच में होगा, ऐसे नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं। वो एक से ज्यादा स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट इन मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट। इतना बड़ा होता है वो कि सबसे बाहर उसमें एक आउटर एरिया होता है। देख बेटा, ये वाला आउटर एरिया है, उसके बाद सेंटर में उसमें कोर होता है। कोर होता है जहां कोई नहीं जाता, कोर वो जगह है जहां कोई नहीं जाता, कोर कहते हैं उसे। और उसके बाहर ये बफर होती है, ये बफर होती है, ये आउटर एरिया, ये बफर है। कोर में बेटा नो ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन वहां अलाउड नहीं होती है। डेंस फॉरेस्ट है ना, जाना ही नहीं है वहां, जा ही नहीं सकते, इतने डेंस फॉरेस्ट है। इसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि वो कई कई 2-3 स्टेट तक फैल जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में एक आउटर एरिया होता है, एक बफर जोन होती है, कोर जोन होती है। नॉर्मली कोर में से कोई रोड कुछ भी नहीं जा रहा होता,
बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है कि उसमें से कुछ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स हैं, पर वहां पर कुछ रूल्स लागू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप असम की साइड जाएंगे तो वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर से अगर ट्रेन जा रही है तो उसकी गति, स्पीड को घटा दिया जाता है, या गाड़ियों के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, क्लियर है। और ये एरियाज हमने लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट कराए, इन्हें लॉ बनाया है कि यहां पर ये चीज अलाउड है, ये चीज नहीं अलाउड है। करेंट नंबर बदल चुके हैं, जो मैंने चेक किए थे ये शायद 500 कुछ है, और नेशनल पार्क जो है 100 कुछ है, और बायोस्फीयर रिजर्व इस वक्त 18 है, पर हमें नहीं करना वो। ठीक है बेटा, यस। हाँ, और ये एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा बच्चे हमारे पास एक एरिया है सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव क्या है? हमने ट्राइब्स को, हमने जो ट्राइब्स है ना, लोकल ट्राइब्स को लिंक कर दिया है कंजर्वेशन से। वो कैसे किया है? हमने कुछ सम ट्रैक्ट और एरिया ऑफ फॉरेस्ट को अलाउ किया है टू कंजर्व। उसे अलाउ किया है कंजर्व करने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्रेड ग्रूव कहते हैं। यस, सेक्रेड ग्रूव कहते हैं। क्लियर है? यस। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में आएगी कि लोकल ट्राइब को लिंक कर दिया है कंजर्वेशन से, कुछ ट्रैक्ट है, एरिया है फॉरेस्ट के, उसको अलाउ किया है कंजर्व करना। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? उसके बाद हमारे पास क्या है जो आपको ध्यान देना है? वो ये ध्यान देना है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लो आपको पता है कि गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, जिसको नहीं पता सुन लो बेटा, ये वो हिल्स थी जहां पर बहुत ज्यादा रेन वाला एरिया माउसिनराम होता था। तो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स में जो ट्राइब्स हैं, वहां की ट्राइब्स को अलाउ किया है। वहां की जो ट्राइब्स हैं मेघालय में, उनको अलाउ किया है। यहीं से थोड़ी दूर पर बेटा चेरापूंजी है जहां बहुत बारिश होती थी। ऐसे ही हमारे पास बेटा अरावली हिल्स है, वहां पर कुछ ट्राइब्स को अलाउ किया है। फिर हमारे पास चंदा, बस्तर, सरगुजा। अब ये एरिया जो है ये मध्य प्रदेश का है, सरगुजा एमपी वाला एरिया है कुछ, इसमें एमपी वाला एरिया। और उसके अलावा बेटा वेस्टर्न घाट पर कुछ हमारे पास है ना, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कुछ एरिया महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ वगैरह का, ये अलाउ किया। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर हमने कुछ फॉरेस्ट छोड़ दिए ट्राइब्स के लिए, ट्राइब्स बचाएंगे उसे। यस, उन्हें कुछ स्पेशल पावर दी है। आपको पता है सबसे ज्यादा रेन कहां होती है बेटा? रेन कहां होती है? यहीं पर होती है। यहां एक एरिया है माउसिनराम, जहां पर बहुत रेन होती है और यहां पे कीप के आकार की घाटी बन जाती है जिससे हवा ऊपर बढ़ती है और बारिश होती है। ऐसा हमने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा था। यस यस यस, ठीक है। हाँ, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। अब आ जाओ, हम बात करते हैं। देख बेटा, सेक्रेड ग्रुप्स की बात हो गई है, देख ले। 14 है, 90 है, 448 है, और इनको कैसे बचाया गया? लॉ के थ्रू, है ना। अच्छा, इंडिया की हिस्ट्री है रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशन, यस, है ना। सच सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी जयंती हिल्स, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट, फिर महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा, बस्तर एरिया। ठीक है। अब क्या लिखा है? मेघालय में सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर। मतलब सेक्रेड ग्रुप अकेला मात्र कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे बच रहे हैं। एक्सी2 कंजर्वेशन क्या होता है? एक्सी2 कंजर्वेशन क्या है बेटा? अर्जेंट नीड है, अर्जेंट नीड है। कंजर्व अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट से अवे हम बचाते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिखवा दिए थे, मैं फिर लिख देता हूं। जूलॉजिकल पार्क, और क्या आएगा? और बॉटनिकल गार्डन, लिविंग वर्ल्ड से डिलीट हो गया बॉटनिकल गार्डन। और क्या आएगा?
और क्या आएगा बेटा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, ठीक है। यस, ये देख क्या है, थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, स्पेशल केयर दे रहे हैं क्योंकि अर्जेंट नीड है। यस, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है। यस, इन रिसेंट ईयर एक्सी2 कंजर्वेशन हैज कीपिंग थ्रेटेड इन क्लोजर। नाउ क्या कर रहे हैं, गैमेट्स, उनके गैमेट्स रख सकते हैं, वाइबल फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब गैमेट्स को क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, हम करते हैं ना पॉलन गेन्स को, है ना। यस, क्लियर है। सीड बैंक में रख सकते हैं, देख, क्रायो प्रिजर्वेशन सीड बैंक, ये क्लियर है। नोट कर लो बेटा, जिसको लिखना है नोट कर लो। प्रोटेक्टेड एरियाज में ये मैं लिखने को दे रहा हूं, फिर मैं लास्ट बता रहा हूं, 1 मिनट का एक है, फिर इसको फिनिश करते हैं। हो गया, ये लिख लो, ये लिख लो बेटा। चलो लास्ट बता रहा हूं, देखो लास्ट क्या है बेटा, इंटरनेशनल एफर्ट है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मेरी बात सुनना ध्यान से, दोनों के मेन पॉइंट्स याद कर लेना। अर्थ समिट हुआ था 1992 में, और यह हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में। इसमें क्या बोला था, इसमें कंट्रीज ने प्लेज ली थी, प्लेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी बचाएंगे एंड यूज करेंगे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी, इसमें कहा था कि हम बायोडाइवर्सिटी बचाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। वर्ल्ड समिट इसके 10 साल के बाद 2002 में हुआ था जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग कहां है बेटा, साउथ अफ्रीका में है, यहां हुआ था। ये समिट किस लिए होते हैं कि कंट्रीज आपस में बात करें, कहें कि यार हमें कुछ कंजर्वेशन करनी है। यहां पर क्या हुआ, जो भी कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, टुक टारगेट, उन्होंने एक टारगेट लिया। कब तक का टारगेट लिया, 2010 तक का। किस लिए, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब घटाना है, रिडक्शन इन रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक टारगेट लिया। किस लेवल पर, एट ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ पर, रीजनल एंड लोकल लेवल पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने बात करी थी अर्थ समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, और इन्होंने बात की थी किसकी, रिडक्शन इन रेट की। अगर आप ये सही से याद नहीं करोगे तो फंस जाओगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी और आप गलत करके आओगे, है ना। इसमें क्या बोला इसने, कंजर्वेशन करनी है बायोडाइवर्सिटी की और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है इसको, रिसोर्सेस का। यहां क्या करना है, रिडक्शन करना है
करंट रेट पर, बायोडाइवर्सिटी लॉस में, किस लेवल पर? ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पर। और एक टारगेट लिया है। क्या टारगेट लिया है? कब तक का? 2010 का। ये टारगेट अचीव करना है। क्या अचीव हुआ होगा? मुझे नहीं लगता। फिर क्या करेंगे? दोबारा मिलेंगे। कब मिलेंगे? इसके शायद 2012 में हैदराबाद इंडिया में हुआ थी कन्वेंशन। उसके बाद कहां हुई 22 में हमें नहीं पता, लेकिन हम मिलते हैं, कंट्रीज डिस्कस करती हैं। कंट्रीज कभी सेम पेज पे नहीं आती क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी कंट्री का, तो सब आपस में डिस्कस करते हैं, चाय पीते हैं, घर चले जाते हैं, कुछ होता जाता नहीं है। पर हाँ, सभी कंट्रीज मानती हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए, ऐसा सभी लोग एग्री करते हैं। कुछ कुछ काम करते हैं, पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है जिनकी अलग अलग टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं, उन्हें डेवलपमेंट भी करनी है। डेवलपमेंट के साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचा पाना लगभग इंपॉसिबल काम है। तो जिस तरीके से ग्रोथ होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होना ही है। ठीक है, और आज हम इसको फिनिश कर रहे हैं। यस, ठीक है, सिलेबस आपका खत्म हुआ। एक दो आपका जो वो है हम देख लेंगे। ठीक है, सही है। हाँ, जो भी चीजें हैं उनकी रिकॉर्डिंग, और अब यहां से आपके लिए हम चीजें प्लान करेंगे। ठीक है, कि कैसे रिवाइज करना है। एक लंबी जर्नी रही बेटा आप लोगों के साथ। ठीक है, 9 महीने का टाइम होता है जहां पर हमें ये कराना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि 8 से 9 महीने में चीजें कराएं। स्टार्टिंग डेफिनेटली स्लो करते हैं क्योंकि आप लोग मेरे साथ एडजस्ट हो रहे होते हो। आप में से सभी बच्चे प्रॉपरली एग्जाम देंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। हम लगातार चीजें कराएंगे आपको, और बहुत सारे बच्चे मुझे पता है इस साल सिलेक्ट होंगे। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ बेटा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, कोई भी टीचर, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब मेहनत करते हैं, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन चीजों में कभी नहीं पढ़ो कि क्या है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना है। आप बहुत मेहनत करोगे और मैं यही चाह रहा हूं आपसे। और सबसे ज्यादा जरूरी आगे के 60 दिन है। प्लान ये है कि शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। पहले 6 दिन में आपके पास 6 चैप्टर हैं, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल और सेल। ठीक है, उसके बाद 3 चैप्टर इकोलॉजी के हैं, इस पे कमांड करते हैं। हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीजें। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे पास रहेगी आपका पीएनएस एसएनएस रिकॉर्ड करना, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग देना। उसके साथ साथ हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स, वर्कशीट, ये मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तो प्लीज अपना रिवीजन एक प्लान कर लीजिए। अगर आपको कोई प्लान चाहिए तो मैं बता देता हूं, पहले वीक में आप ये 6 चैप्टर करिए, फिर उसके साथ आपको प्लान देंगे। क्लियर है? पर जो बच्चा कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करेगा पूरे सिलेबस को, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा। किसी बच्चे को कभी मेरी बात खराब लगी हो, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक पर्पस होता है कि आप लोग पढ़ाई करें, है ना। और आप सिलेक्ट होगे नहीं होगे मुझे नहीं पता, पर मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि आपको मैं एक अच्छी बायो पढ़ा दूं जो फ्यूचर में आपके रोजगार के लिए, आपको कुछ अच्छा करने के लिए मतलब प्रेरित करे और आप आगे बढ़ सके। यही हमारे लिए बेटा आपके लिए वो है। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे बायो को फ्यूचर बनाए। मेरा सिर्फ प्लान ये है कि बायो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। बायो में एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, जो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, रीजन होने चाहिए कि कैसे चीजें करती जाती हैं। ठीक है, मिलेंगे बेटा जल्दी, बाय।